नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। मिड सेशन में आपका स्वागत है। फिर 5 बड़ी खबरों के साथ मैं आपके साथ मौजूद रहूंगा और इन खबरों के जरिए आपको ले चलूंगा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में और समझने का प्रयास करेंगे कि राजनीति इस समय मध्य प्रदेश की क्या कह रही और कहां अपराध के कारण लोग परेशान हैं और कौन है वो लोग जो कुछ और मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं मिड सेशन की 5 बड़ी खबरों को। ये देखिए, उपचुनाव से पहले बीजेपी को झटका, शेष बार की नसीहत, सिफारिश पड़ेगी महंगी, परीक्षा पर पहरा, क्यों आई जान देने की नौबत। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, यह खबर है दल बदल की और भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर बालेंदु शुक्ल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ग्वालियर चंबल क्षेत्र से कद्दावर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भोपाल स्थित पूर्व सीएम निवास पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराई। कांग्रेस ज्वाइन करते ही उन्होंने बताया कि बीजेपी में उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा गया, लेकिन बीजेपी में उनकी क्षमताओं का उपयोग नहीं किया जा सका, जिसके कारण वो अब दोबारा कांग्रेस के साथ आ गए। उन्होंने कहा कि अब पार्टी उन्हें जो जवाबदारी देगी उसका वो निर्वहन करेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा है कि बालेंदु के कांग्रेस में जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बालेंदु शुक्ल कांग्रेस में क्यों गए, क्यों पार्टी छोड़ी, इस बात की समीक्षा की जाएगी, ऐसा बी डी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। लेकिन ये अलग अलग तस्वीरें हैं जिसमें बी डी शर्मा दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमने देखा कि बालेंदु शुक्ल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। लेकिन मूलतः कांग्रेस के ही रहे हैं बालेंदु शुक्ल। पहले भी बालेंदु शुक्ल ने पहले भी कांग्रेस में रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और फिर एक बार उपचुनाव से पहले बीजेपी को झटका भी कह सकते हैं और ये पल पल बदलती राजनीति का हिस्सा भी कह सकते हैं। क्या कहना है बालेंदु शुक्ल का, सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मान सम्मान प्यार दिया, लेकिन मेरा उपयोग नहीं किया। तो मैं दोष नहीं दे सकता भारतीय जनता पार्टी को, ना ही शिवराज सिंह को दोष दे सकता हूँ। लेकिन एक राजनीतिक कार्य करने के लिए राजनीति जरूरी है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो आज कांग्रेस मुझे कुछ दे नहीं रही, तो कोई ये नहीं कह सकता मैं किसी लालच में आया हूँ। तो अब कांग्रेस पार्टी जो मुझे काम देगी वो काम मैं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ कार्यकर्ता तैयार होते हैं, कार्यकर्ता यहाँ बनते हैं और उसके आधार पर नेता डेवलप होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो इतना बड़ा समुद्र है कि इसके अंदर करोड़ों की संख्या में, जो मैंने कहा ना कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करती है और उसके आधार पर ही हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और 24 घंटे लाइव ऑर्गेनाइजेशन है ये। उन्होंने कहा ना कि सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी हर किसी को सम्मान देती है और जो भी हमारे परिवार में कभी आता है, सम्मिलित होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का परिवार का भंग होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का दामन तो थाम लेते हैं लोग, लेकिन बाद में बीजेपी की विचारधारा के साथ मेल खाना थोड़ा सा कठिन होता है। इसका एक और उदाहरण बालेंदु शुक्ल बन गए। उससे पहले हमने देखा कि प्रेमचंद गुड्डू, जो पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, उनके बेटे को टिकट भी मिला, चुनाव हार गए, फिर कहते कि हमारी विचारधारा नहीं मिलती, यदि जीत जाते तो पूरी विचारधारा मिल रही होती। बालेंदु शुक्ल के साथ भी यही हुआ। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले, लेकिन इसको ब्राह्मण चेहरे के रूप में भी देखा जा सकता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि उपचुनाव है और 16 सीटों में से ग्वालियर भी एक सीट है। इस समय आकाश मेरे साथ जुड़ा, आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहा है, कोई बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं, ये वही लोग हैं जो कभी कांग्रेस में रहा करते थे। विचारधारा मेल नहीं खाई। यदि चुनाव जीत जाते अजीत बोरासी, तो मुझे लगता है कि वापसी नहीं होती, फिर बीजेपी के साथ उनकी विचारधारा मिल रही होती। चुनाव हार गए और अब साबिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में बालेंदु शुक्ल भी क्या कांग्रेस का एक चेहरा हो सकते हैं चुनाव के लिए?
जी बिल्कुल मनोज जी, यही एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से दल बदल की राजनीति, और अगर खास तौर पर हम देखें तो कांग्रेस में अभी तक वही नेता वापस आए हैं जो पहले कभी कांग्रेस के साथ रहे थे, चाहे हम प्रेमचंद गुड्डू की बात करें या बालेंदु शुक्ल की बात करें। क्योंकि बालेंदु शुक्ल को अगर हम देखें तो जिस तरीके से 10 साल पहले, तकरीबन 30 सालों तक वो कांग्रेस में रहे, उसके बाद 10 साल पहले उन्होंने जो है भाजपा का दामन थामा था। उस दौरान मध्य प्रदेश में तत्कालीन जो है बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई थी। उसके बाद उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया, तमाम पदों पर वो रहे। उसके बावजूद भी तकरीबन 10 साल बाद एक बार फिर से जो है उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कहा कि बीजेपी उनका उपयोग नहीं कर पाई, और यही कारण है कि इसको लेकर वो दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें उनका किसी भी तरीके से कोई लोभ नहीं है, लेकिन इसको भी समझना होगा, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है मनोज जी, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो है अब उपचुनाव की जो तारीखों का ऐलान ही बाकी है, लेकिन तैयारियां दोनों ही दलों ने शुरू कर दी हैं। और इस बार का उपचुनाव कई मायनों में मध्य प्रदेश की सियासत में अगर हम देखें या इतिहास देखें तो अभी तक इस तरीके का उपचुनाव मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिला, या इतने बड़े दल बदल की चीजें जो है देखने को नहीं मिली। एक दो नेता जरूर इधर से उधर जाते थे, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा फेरबदल हुआ है, मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की सरकार बनी, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तो ये जो तमाम चीजें रही, उसके बाद जो उपचुनाव है वो दिलचस्प रहने वाला है। और कांग्रेस के लिए एक खुशी की बात भी है कि बालेंदु शुक्ल उनके साथ आए हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 16 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, वहां पर एक चेहरा जो है ये क्षेत्रीय कोई कद्दावर बड़ा नेता इनके पास नहीं था कांग्रेस के पास, और ऐसे में बालेंदु शुक्ल जो ब्राह्मण चेहरा भी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर राहत दे सकते हैं। और यही कारण है कि उनको जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खुद जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई है। बिल्कुल। और बालेंदु शुक्ल के बारे में कहा जाता है कभी माधवराव सिंधिया के बड़े खास रहा करते थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो बालेंदु शुक्ला बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। लेकिन चुनाव क्या वो लड़ पाएंगे? और यदि चुनाव लड़ते हैं तो फिर चुनाव में होगा क्या? क्योंकि चुनाव जो होना है वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस होना है, यूं कहे तो। लेकिन अब जो लोग कांग्रेस में थे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और इसीलिए कांग्रेस को जरूरत है ऐसे कुछ चेहरों की जो आकर अब उनकी एक नई लाइन खींच दे। चलिए बढ़ते हैं आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगली खबर की तरफ। और ये खबर आगामी दिनों में होने वाले 24 उपचुनाव मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी में सुगबुगाहट कई दिनों से देखने को मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने नसीहत दे दी है। उनका कहना है कि कांग्रेस से आए सभी नेताओं को पार्टी के अनुसार चलना होगा और कार्यकर्ताओं के सम्मान का ख्याल रखकर चुनाव लड़ने होंगे, जब भी वो कहीं जाकर बिजी होंगे। साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर कहा कि जब दो पार्टियों का विलय होता है तो अस्तित्व में रहने वाली पार्टी की विचारधारा और अनुशासन मान्य होता है, और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सभी नेता अगर पार्टी के अनुशासन को अंगीकार कर लेंगे तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल के विस्तार में कोई दिक्कत नहीं आएगी और देरी भी नहीं होगी। लेकिन आपको इस चेहरे को देखना पड़ेगा, ये दरअसल गौरीशंकर शेजवार है और भारतीय जनता पार्टी के लीडर है। ये भी याद होगा इनके बारे में कि बीच में ये पार्टी खुद छोड़ दिए थे भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन बाद में वापसी हुई इनकी, टिकट भी मिला, मंत्री भी बन गए। अब फिर इन्हें बुरा लगने लगा क्योंकि कांग्रेस के एक नेता वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे समझ लेते हैं वहां की राजनीति और क्या कहना है उनका। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी। क्या कहेंगे उस पर, जिस तरह का ये मामला देखा जा रहा है? गौरीशंकर शेजवार लगातार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वहां से चुनाव लड़ते रहे, उसके बाद उनके बेटे को टिकट मिला लेकिन वो हार गए, और अब उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ना है, उन्हीं के वोट पर चुनाव लड़ना है जो कभी जीत कर आए उनके खिलाफ, और अब उनके लिए आपको प्रचार करना पड़ेगा। तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है क्या गौरीशंकर शेजवार और उनके परिवार को? मैं आपको बता दूं कि ये कठिन भी नहीं हो रहा और आसान भी है, बात दोनों प्रकार की चल रही है। दरअसल क्या है कि जो लोग सिंधिया जी के समर्थक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, उसमें डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार का ऐसा कहना है कि पार्टी जो है वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पार्टी का अनुशासन महत्वपूर्ण है, पार्टी के कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। जिन लोगों का विलय हुआ और जो लोग कांग्रेस छोड़कर आए हैं, उन्होंने भाजपा की सरकार बनवाई है। अगर वो लोग सामंजस्य कार्यकर्ताओं से बनाते हैं और सामंजस्य के साथ मिलजुल कर रहते हैं
तो उनको टिकट भी मिलेगा और आसानी से चुनाव लड़ने में भी आसानी होगी और कार्यकर्ता भी उनको सहयोग करेंगे। अगर यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो और टिकट ऐसा नहीं नहीं मिलेगा, कर पाते हैं, तो क्या क्या कह रहे हैं, टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं करते हैं? टिकट तो मिलेगा, चुनाव भी लड़ाएंगे, लेकिन वहीं पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं रघुवंशी जी, उन्होंने अभी बीच में ये बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि यहाँ की जो युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं और उनकी जो मांग है वो मुदित सेजवार के विषय में है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक तरफ जो सिंधिया जी के समर्थन के साथ जो भाजपा में शामिल हुए हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, अगर यदि मुदित सेजवार का मुद्दा उठता है तो सामने बात आ रही है, जिस तरह से उनके द्वारा बात रखी गई है युवा मोर्चा द्वारा, तो फिर कहीं ना कहीं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की उम्मीदवारी मतलब खतरे में आ रही है, खतरे में दिखती नजर आ रही है। तो वहीं अनुशासन की बात की जा रही है, तो अनुशासन को समझना क्यों भूल रही है भारतीय जनता पार्टी के मुदित सेजवार, गौरीशंकर सेजवार की 15 महीने तक विपक्ष में रहे, खुद चुनाव जीत नहीं पाए, अब किसी और को टिकट देने की तैयारी बीजेपी की है, जिनके कारण आज सरकार बन गई है और वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में हैं। क्या क्या गुजरा है इस बीच में, तो अब ये क्यों कह रहे हैं? क्या ये एक तरह से कहा जाए तो चिंता इस बात की होगी कि आने वाले दिनों में यदि वो जीत जाते हैं प्रभुराम जी, तो पत्ता ही खत्म हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से, फिर चुनाव कौन लड़ेगा आने वाले दिनों में? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार, वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और कई पदों पर रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं बहुत बड़े, उनकी जमीनी हकीकत जो है वो अलग है। और प्रभुराम चौधरी जो है उनसे कई बार चुनाव हार चुके हैं, वो भी आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सेजवार की बात है, वो एक मतलब बड़े अनुभवी लीडर है। और चलिए, तो उनके अनुभव का लाभ लेंगे। मुस्किन, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, और उनका अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। और यदि अनुभव में गड़बड़ी हुई तो फिर अनुशासन का डंडा भी चलता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, वो भी बीजेपी देख रही होगी। लेकिन ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, खासकर मंत्रिमंडल विस्तार से पहले। मध्य प्रदेश में तबादले और प्रमोशन के लिए अधिकारी या कर्मचारी ने नेता से यदि सिफारिश कर दी तो बहुत महंगा पड़ने वाला है, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से एक आदेश भी जारी कर दिया गया, जिसमें यह भी कहा गया है कि तबादले और नियुक्ति के लिए अधिकारी आईजी के जरिए ही आवेदन भेजें, आईजी की अनुमति के बिना कोई पत्र सीधे मुख्यालय नहीं भेजा जाए। तो ये जो नया एक आदेश दिखाई दे रहा है, इस आदेश का मतलब क्या माना जाए? क्या इस आदेश के जरिए लगाम लगाने की कोशिश है राजनेताओं पर कि वो किसी तरह का दबाव ना बनाए? क्या लगाम लगाने की उन थानेदार, उन टीआई के ऊपर है जो बार बार जगह जगह से फोन करा रहे होंगे कि मेरी फलानी जगह पोस्टिंग कर दे, इससे परेशान हो गया मुख्यालय? क्या माना जाए? और इस आदेश की जारी होने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा है कि यदि हम किसी से फोन करवाते हैं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, और फोन नहीं करवाते हैं तो फिर लाइन में डले रहेंगे। मेरे साथ संदीप इस वक्त जुड़ रहे हैं, संदीप से समझते हैं इस पूरे खबर को। संदीप, ये आदेश बड़ा दिलचस्प है और इस आदेश के आने के बाद पुलिस महकमे में तो हड़कंप सा मचा हुआ है कि यदि फोन करवाएं तो मुश्किल, ना करवाएं तो लाइन में डले रहेंगे। और जो लाइन में डले वो बार बार मंत्री जी से कह रहे होंगे या अलग अलग लोगों से कह रहे होंगे, साहब सिफारिश कर दीजिए, थाना मिल जाए, सिफारिश कर दीजिए, अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाए। इस आदेश के आने के बाद क्या दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, दिलचस्प आदेश है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ये परेशानी भरा भी आदेश कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई लाइन में पड़ा है या कहीं पोस्टिंग चाहता है तो वो अभी नेता से या किसी अधिकारी से तबादले की सिफारिश करवाता था। लेकिन अब वो चीज यहाँ पर नहीं होगी। अगर नेता से यहाँ सिफारिश होती है या किसी अधिकारी से सिफारिश होती है तो वो अनुशासनात्मक उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये कहीं ना कहीं अब पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आखिर एक और भी बात है, अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी कहीं तबादला करके जाना चाहता है, उसकी कभी कभार कुछ मजबूरियां भी होती हैं, तो उसके लिए वो नेताओं का या किसी बड़े अधिकारी का सहारा लेता है। लेकिन अब सवाल इस बात का उठता है कि अगर वो कहीं जाना चाहता है तो फिर वो आखिर किसका सहारा लेगा? अगर उसका जो पर्यवेक्षक जो उनके लिए नियुक्त किए गए अधीक्षक आईजी रैंक के, तो अगर वो नहीं रिकमेंड करते हैं, अगर वो नहीं अनुमति देते हैं, तो फिर वो किसके पास गुहार लगाएगा? तो ये अपने आप में कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो ये इससे कहीं ना कहीं ये जो आदेश है संदीप, इसमें कोई राजनीतिक बू भी आ रही है आपको? आखिर ये बड़ा अलग तरह का आदेश है। अब इसमें वजह जो भी रही हो, या तो बहुत परेशान हो होंगे अधिकारी, लगातार फोन आ रहे होंगे, कई दफा सरकार भी ये करा देती कि इस तरह का एक आदेश जारी कर दे तो बलाओं से हम बच जाएंगे। रोज कई तरह के फोन आ रहे होंगे, मंत्री जी के पास भी आ रहे होंगे और अफसरों के पास भी आ रहे होंगे। तो इस आदेश के आशय क्या निकाला जाए? क्या
वर्तमान जो गृह मंत्री जी है उनसे आपकी बात हुई इस मुद्दे पर? जी बिल्कुल, गृह मंत्री से हमारी बात हुई, लेकिन उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड की बात की है अभी फिलहाल। संभवतः शाम तक वो इस पूरे मामले में पटाक्षेप करेंगे, पूरे खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा है कि शाम को जिस तरह से रोजाना ब्रीफिंग करते हैं, तो संभवतः वो शाम को इस पूरे मामले में रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़े सवालों को के घेरे में आ रहा है कि अभी तक एक और भी बात रही है, देखिए कि जिस तरह से नेता मंत्री सिफारिश करते रहे, तो यहाँ पर एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कहीं ना कहीं नेता मंत्रियों से ये अधिकार भी छीना गया है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, अगर ये कहे कि बैकडोर तरीके से इनसे अधिकार छीना गया है, क्योंकि अभी से एक डर का जो डंडा दिखाना कहते हैं, तो वो अधिकारियों कर्मचारियों को डराया गया है कि अगर वो किसी की सिफारिश लेकर के आते हैं तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। लिहाजा अगर आपको कहीं से सिफारिश करानी है तो फिर अपने विभाग के इर्द गिर्द ही आपको घूमना है। आपको किसी जी संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिएगा। अगली खबर पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन समझिएगा इस खबर को। इसके कई सारे रास्ते भी दिखाई देते हैं और कई ऐसे रास्ते हैं जो बंद होते दिखाई दे रहे हैं। तो समझना पड़ेगा उन अफसरों को जो चक्कर लगा रहे होंगे इसमें कि किसी से हम फोन करा देंगे, फलानी जगह मेरा ट्रांसफर हो जाएगा या प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन का अधिकार तो कोई नहीं छीन सकता, ये एक अलग तरह का मामला है। लेकिन इस आदेश में जिक्र इस बात का है, तो अब समझना पड़ेगा पुलिस अफसरों को कि चक्कर नहीं लगाना। चक्कर तो आईजी साहब के लगाइए, वो लिख के देंगे तो आपका ट्रांसफर होगा। बड़े मुश्किल में है पुलिस के अफसर इस आदेश के बाद। अगली खबर की तरफ हम चलते हैं और ये खबर मध्य प्रदेश में 9 जून को होने वाले परीक्षा को लेकर ये खबर है। और जिस तरह से माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है और मंडल इसको लेकर एक अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत ऐसा कोई भी छात्र परीक्षा नहीं दे सकेगा जिसके परिवार का सदस्य क्वारंटाइन किया गया है। कहीं कंटेनमेंट क्षेत्र में गया यदि वो व्यक्ति है तो जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही उसमें फिर उसको परीक्षा देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 24 परीक्षा केंद्रों को इसके कारण बदला गया है ताकि छात्रों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा मंडल ने परीक्षा के दौरान एहतियातन सुरक्षा बरतने के लिए भी कहा गया है। लेकिन क्या है ये मामला, क्यों ऐसा किया गया, इसको समझते हैं। मेरे साथ फिर संदीप जुड़े हैं। पर यह भी दिलचस्प एक आदेश है कि आप यदि क्वारंटाइन, आपके परिवार का कोई व्यक्ति क्वारंटाइन है तो वो विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सकेगा। फिर परीक्षा का होगा क्या? क्या उसको अलग से परीक्षा दिलाई जाएगी? क्या है मामला, समझते हैं संदीप। ये भी एक अलग तरह का आदेश जारी हुआ है। इसमें यह कहा गया है, इसमें कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है, इसमें कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। और बच्चे यानी जो छात्र है जिनको परीक्षा देना है, कैसा हो पाएगा ये यदि इस आदेश को हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि क्वारंटाइन कोई यदि व्यक्ति परिवार का हो गया, वो परीक्षा नहीं दे पाता, तो क्या बाद में उसको दिलवाई जाएगी? और क्या नियम कायदे इसमें दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं देखिए कोरोना से संबंधित ये एहतियातन किया गया है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तुगलकीपन दिखता है। इस पे अभी आपने जैसे कही कि जो अगर किसी का परिवार में कोई क्वारंटाइन है और वो अगर परीक्षा नहीं दे सकता है तो उसके लिए ये कहीं ना कहीं समस्या है। अभी तक माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से इस बात का खुलासा नहीं किया गया है, न ही प्रावधान किया गया है कि अगर कोई बच्चा या कोई छात्र परीक्षा नहीं दे सकता है उस दौरान क्वारंटाइन सेंटर के कारण, तो उसके बाद फिर उसका आखिर क्या होगा? क्या फिर उसको रोक दिया जाएगा, उसको जनरल प्रमोशन दिया जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। अभी तक इसका माध्यमिक शिक्षा मंडल ने खुलासा नहीं किया है। हमने इसके लिए जानने की भी कोशिश की, माध्यमिक शिक्षा मंडल से भी जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने अभी कहा है कि इसका भी हम आगे का प्रावधान बना रहे हैं, इसकी हम जल्द ही 1-2 दिन के अंदर खुलासा कर देंगे, क्योंकि 9 तारीख को परीक्षा होनी है। लिहाजा आनन फानन में अब यहाँ पर अभी आदेश तो जारी कर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से, लेकिन इसके आगे की जो कड़ी है वो क्या होगी, आगे की जो हकीकत है वो क्या होगी? क्योंकि जो बच्चे अगर रह गए जिनके घर में कोई यहाँ पर क्वारंटाइन है और वो सिर्फ क्वारंटाइन के कारण यहाँ पर परीक्षा न दे पाया, तो कहीं न कहीं उसके भविष्य पर सवाल खड़ा हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें होंगी। और जैसे अगर एक और भी बात रही कि हालांकि अगर कोई यहाँ पर कंटेनमेंट क्षेत्र में कोई सेंटर आ रहा था तो उनको तो हटा लिया गया है, 26 ऐसे क्षेत्र रहे तो उनको हटा लिया गया। लेकिन ये अपने आप में अभी सवाल बना हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल यहाँ पर क्या करेगा जिनके जो बच्चे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जी चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये भी एक बड़ी खबर थी, 9 तारीख से दरअसल परीक्षाएं शुरू हो रही है और उस परीक्षा के पहले इस तरह का निर्देश जारी कर दिया माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से कि यदि आपके परिवार का कोई व्यक्ति क्वारंटाइन है तो वो छात्र, वो विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाएगा। दूसरा, 24 सेंटरों को बदले गए हैं जहां जहां कोरोना का कहर दिखाई दे रहा था, जिस क्षेत्र को
क्वारंटाइन में रखा गया, तो उसको लेकर एक बड़ा निर्देश आदेश जारी किया सरकार ने। लेकिन इसका कैसे होगा, अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। क्यों आई जान देने की नौबत? ये खबर आईजी कार्यालय के सामने युवती ने एक आत्महत्या की कोशिश की है। इंदौर की खबर है। पीड़ित युवती ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिस पर रेप का आरोप लगाया है और रेप केस में आरोपियों को कम धाराएं लगाने का आरोप लगाया है। सीएसपी और आरोपियों से पैसे लेने देने का बड़ा आरोप भी लगा। आजाद नगर थाने में 8 आरोपियों पर दुष्कर्म का मामला दर्ज है। मामले में 4 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। इस हाई प्रोफाइल मामले का जिक्र करें उससे पहले समझ लेते हैं भरत से कि आखिर क्या है मामला और क्यों युवती वहां पहुंच गई सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, क्यों उसको केरोसिन डालना पड़ा। सच्चाई क्या है भरत? बिल्कुल बता दें कि ये जो पीड़िता है इसका साफ तौर से ये कहना था मनोज जी कि जो सीएसपी स्तर के अधिकारी है उन्होंने कहीं ना कहीं धाराओं में हेरफेर किया गया है और आरोपियों को जो है वो मदद की गई है। हालांकि अगर युवती की अगर बात की जाए तो इस युवती के ऊपर पहले भी चाकुओं से हमला आजाद नगर थाना क्षेत्र में हुआ था, जिसमें 3 आरोपियों के ऊपर धारा 307 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। हालांकि हाई प्रोफाइल मामला है, इसमें होटल संचालक उदय ठाकुर जैसे कई तमाम बड़े लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और अगर बात की जाए तो युवती का साफ तौर से आरोप था कि सरकार बदलने के बाद अब जो है उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के समय इसकी कार्रवाई की गई थी। पिछले 11 सालों से ये पीड़िता न्याय के लिए भटक रही थी और 11 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो इस पीड़िता को न्याय मिला। ये एफआईआर आखिर 11 साल बाद दर्ज की गई। लेकिन हाई प्रोफाइल मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। 4 आरोपी इसमें अभी भी जो है वो फरार चल रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो युवती आज आईजी विवेक सिंह जी के पास पहुंची थी, जहां पर गुहार लगाने, लेकिन वहां पर अंदर नहीं जाने की बात पर युवती ने पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया। आत्महत्या के इस प्रयास के लिए हालांकि वहां पर मौजूद जो जवान था उसने युवती से वो पेट्रोल की जो बोतल थी वो छीन ली गई। तत्काल संबंधित स्थानीय पुलिस को भी वहां पर बुला लिया गया। हालांकि आईजी विवेक शर्मा जी ने ये आश्वासन दिया है कि इस पर जो है इसकी अब जो जांच है एक एडिशनल स्तर अधिकारी को दी जाएगी और पूरे मामले की जांच आईजी के संज्ञान में की जाएगी। अब देखना होगा कि क्या उन सीएसपी स्तर के अधिकारी और जिन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सत्यता पाए जाएंगे। एडिशनल स्तर पर इसकी जांच होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में क्या रियायतें इसमें दी गई और क्या इसमें क्या वाकई पैसे का लेन देन हुआ है। हालांकि आरोप तो आरोप है कि किसी भी तरह के आरोप किसी पुलिसकर्मी पर लग सकते हैं, उसकी सत्यता कितनी है इस हाई प्रोफाइल मामले से ही सामने आ रहा है कि आखिर 11 साल से पीड़िता को न्याय क्यों न मिला। क्या वाकई पुलिस की गलती थी या पीड़िता इन आरोपियों के ऊपर ये क्या ब्लेम लगा रही है न्यायालय में। हालांकि इस प्रकरण में पूरा मामला न्यायालय में है, विचाराधीन है और न्यायालय इसका फैसला करेगा कि आखिर ये पूरे इस मामले में क्या वाकई पीड़िता के साथ गलत किया गया था या ये पूरा एक प्रीपेयर प्लानिंग इस पूरी घटना को। ठीक है भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये मसला इंदौर का है और इंदौर में ये महिला जिसने आरोप लगाया दरअसल 11 साल तक भटकती रही, पुलिस की आंखें नहीं खुली। जैसे तैसे सरकार बदली तो मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद 8 इसमें आरोपी बनाए गए, 4 की गिरफ्तारी हुई और 4 आज तक फरार है। अब जब फरार है तो सरकार बदल गई है और पीड़िता को शायद ये लग रहा होगा कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से मामला दर्ज हुआ था उसमें कहीं हेरफेर हो जाए। और ये भी बड़ी दुखद खबर है कि यदि सरकार बदले और पुलिस पर इस तरह के आरोप लगाने लगे, 11 साल तक पीड़िता भटकती रही, उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया, अब सरकार बदल गई है तो उसको खुद आत्महत्या करने के लिए सामने आना पड़ा है। बड़े लोग जब शामिल होते हैं तो यही होता है, कठपुतली बन जाती है पुलिस। लेकिन उम्मीद करना चाहिए कि यहाँ कठपुतली नहीं बनेगी और उस महिला को न्याय मिलेगा और जांच के बाद साफ भी होगा। मामला कोर्ट में है इसलिए बहुत ज्यादा कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन मिड सेशन में इसी तरह की 5 बड़ी खबरों के साथ हम आपसे रूबरू होते हैं और खबरों के जरिए आपको अलग अलग रंग भी दिखाते हैं, कुछ यदि आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो भी दिखाते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी मिड सेशन में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।